आज हम एनआईएस का बिजनेस स्टडी का लेसन 5 पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यवसायिक संगठनों के प्रकार। ये हमारा बिजनेस स्टडी का इंपॉर्टेंट लेसन है। आपके जो एग्जाम्स होंगे, क्वेश्चन पेपर आएंगे, इस लेसन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आज मैं आपको यही लेसन पढ़ाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। बिजनेस स्टडी का लेसन 5 जिसमें है व्यवसायिक संगठनों के प्रकार। व्यवसाय करने के लिए बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। उन्हीं इंस्टीट्यूशन में मैं आपको आज 2 इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि व्यवसाय, आखिर हम व्यवसाय से रिलेटेड लेसन 5 पढ़ रहे हैं। आखिर व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वो चीज होती है बच्चों जिसमें हम लगातार खरीदना और बेचना, इसको कंटिन्यू करते हैं, वो होता है व्यवसाय। तो व्यवसाय के संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज मैं आपको 2 संगठन के बारे में अच्छे से बताऊंगी। पहला है एकल स्वामित्व व्यवसाय, जिसे इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल, जिसके नाम में ही एकल लिखा है, यानी कि इस व्यवसाय को चलाने के लिए आप अकेले ही हैं। आपके साथ कोई और पार्टनर नहीं है, ना आपकी कंपनी है और ना ही फर्म है। इसलिए इस व्यवसाय संगठन का नाम है एकल स्वामित्व व्यवसाय, यानी कि सोलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपके घर की दुकान है या आपने किराए की कोई दुकान ली है, आप उसमें कुछ सामान डालना चाहते हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप अकेले ही उस व्यवसाय को मैनेज कर रहे हैं, आप अकेले ही उसके लिए सामान ला रहे हैं, आप अकेले ही हैं जो उसका प्रबंधन कर रहे हैं और आप अकेले ही हैं जो देख रहे हैं कि कितना सामान आया, कितना गया, कितना मैंने लिया और कितना बेचा। तो इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एकल स्वामी, आप अकेले ही स्वामी होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व व्यवसाय के। और सबसे बड़ी बात है कि एकल व्यवसाय करने के लिए मुझे ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं है, मेरे सीमित संसाधनों के अंदर ये बन सकता है। मेरे पास जितनी जमा पूंजी है या मैं थोड़ी सी बाहर से लेकर इस व्यवसाय को शुरू कर सकती हूँ और अपने जीवन के लिए अर्निंग का एक सोर्स बना सकती हूँ। एकल स्वामित्व व्यवसाय में आज भारत के काफी लोग लगे हुए हैं। गांव में भी एकल स्वामित्व व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारा एकल स्वामित्व व्यवसाय है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी कानूनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही कम, बल्कि ना के बराबर कानूनी औपचारिकता होती है। कोई लीगल वैध ऐसे कानूनी मतलब समझौते नहीं है जिसको करने के बाद ही मैं इस व्यवसाय को बना सकती हूँ। एकल स्वामित्व व्यवसाय अपने ही के नाम की तरह ही एकल स्वामी है। मैं अकेले ही स्वामी हूं अपने व्यवसाय का। व्यवसाय में मैं जो भी काम कर रही हूं उसका प्रबंधन और मैनेजमेंट मैं अकेले ही करूंगी। इवन अगर मैं एकल स्वामी हूं और मान लीजिए कि मैंने थोड़ा सा कर्जा कहीं से बाहर से लिया है या रिश्तेदारों से पैसा लिया है या कहीं से पूंजी इकट्ठी करके मैंने एक छोटा सा व्यवसाय बनाया है, तो मुझे वो देनदारी खुद ही देनी होगी। खुद क्यों देनी होगी? क्योंकि मैं अकेला स्वामी हूं, उस बिजनेस को मैं संभाल रही हूं, तो उसके अंदर जो भी लाभ और हानि मैं अकेले ही उसको वहन करूंगी। वहन करने का मतलब है कि मैंने अकेले ही ये व्यवसाय स्टैंड किया है, तो इस व्यवसाय में आने वाला जितना भी लाभ है वो मेरा अकेले का ही होगा। मुझे उस लाभ को किसी को बांटना नहीं है। और इसी तरह जब मैं व्यवसाय कर रही हूं जिसका मेन मोटिव ही व्यवसाय का, व्यवसाय संगठनों के बनने का, व्यवसाय का मेन लक्ष्य ही बच्चों ये होता है कि लाभ या हानि, मतलब मुझे लाभ ही कमाना है, लेकिन व्यवसाय दोनों ही चीजें वहन करने के लिए हमें हमेशा तैयार होना पड़ता है। एकल स्वामी व्यवसाय में जो अकेला मालिक है, जब प्रॉफिट होता है तो वो उसका सारा का सारा होता है और जो हानि होती है वो भी उसकी सारी की सारी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर मैं एकल स्वामी हूं, मान लो मेरा बिजनेस मंदा चल रहा है या मेरे बिजनेस में कोई हानि हो गई या मुझे किसी के पैसे देने हैं, तो ऑब्वियस है मैं इसे खुद ही दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा बिजनेस खुद ही प्रबंधन किया है, खुद ही मैनेज किया है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय में जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपको जो भी लाभ मिल रहा है, जो भी हानि मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, इसमें और कोई पार्टनर नहीं होगा। तो एक बार बच्चों मेरे साथ फिर से रिवीजन करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिजनेस स्टडी का लेसन 5 का पहला टॉपिक, व्यवसायिक संगठनों के प्रकार में सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व व्यवसाय जिसमें अकेला मालिक ही
इसका प्रबंधन करता है, अकेला मालिक ही इसे मैनेज करता है, उसके सोर्सेज जितने हैं वो खुद लगाता है, इवन लाभ और हानि का भी वो अकेले ही वहन करता है। इसमें कोई कानूनी औपचारिकता बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग एकल स्वामित्व व्यवसाय को अपना लेते हैं और अपनी अर्निंग का एक सोर्स बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं लेसन 5 के इसी संगठन के सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दूं। पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से ही इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है, साझेदार। एकल स्वामित्व में जैसे अकेला इंसान इस व्यवसाय को स्टैंड कर लेता था, लेकिन साझेदारी में दो या दो से ज्यादा पार्टनर यानी कि साझेदार मिलकर इस व्यवसाय को बनाते हैं। इस व्यवसाय का प्रबंधन भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूं, ताकि अगर इस बारे में 3 या 4 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से लिख सकें और नंबर अच्छे से ले सकें। साझेदारी, साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, हम दो या दो से ज्यादा से लोग मिलकर, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो साझेदारी से तात्पर्य है दो या दो से ज्यादा सदस्य मिलकर बिजनेस करते हैं, सब अपनी अपनी योग्यताओं को इंक्लूड करके, अपने अपने सोर्सेज को साथ लगा के पार्टनरशिप बिजनेस को रन करते हैं। अब देखा जाए तो दो से ज्यादा सदस्य हैं, बैंकिंग ले ले तो 10, और अगर हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इनकी संख्या 20 तक भी जा सकती है। तो साझेदारी, पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होता है, एकल स्वामी में सिर्फ अकेला मालिक है, लेकिन पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर हैं। अब इन पार्टनर को कानूनी औपचारिकता बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जब एक व्यवसाय को बनाने के लिए, मान लीजिए 8 लोगों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है या 10 लोगों ने मिलकर व्यवसाय शुरू किया है, तो ऑब्वियस है पार्टनरशिप में पार्टनर्स को उनके काम के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिप व्यवसाय को मैनेज करने के लिए कानूनी औपचारिकता जरूरी है। उसका पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है, लेकिन एक समझौता बहुत जरूरी है। ये समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि साझेदारी में समझौते की क्या जरूरत है और इसमें क्यों नहीं थी? इसमें इसलिए नहीं थी क्योंकि ये अकेला था, इसको किसी को जवाबदेही नहीं करनी थी, ना ही अपना लाभ और हानि बांटनी थी। लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर के सम्मुख पूरे बिजनेस का विवरण दिया जाएगा, कितना लाभ और कितनी हानि और कितने सोर्सेस को लगाया गया, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। किसी भी बात को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी इश्यू को लेकर पार्टनर्स के बीच में बहस या झगड़ा ना हो कि जिससे हमारी पार्टनरशिप खतरे में पड़ जाए। इस टॉपिक को देखते हुए पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते ही हम इसको कानूनी औपचारिकता का रूप दे देते हैं और एक समझौता कर लेते हैं। पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत कराने यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने से, अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराने से कानूनी हेल्प मिलती है। मान लो कल को कुछ पार्टनरशिप में हो जाता है, कुछ गलत या कुछ सही किसी और कंपनी के द्वारा, तो यस, आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो कानूनी अगर इसको पहनावा दे दिया जाता है तो कानूनी रूप से कानून की हेल्प मिलती है। अदरवाइज हम पार्टनरशिप को एक समझौते के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, साझेदारी यानी कि जितने साझेदार होते हैं उनका क्या रोल होता है। पार्टनरशिप डीड के दौरान, पार्टनरशिप साझेदारी समझौते के दौरान हर पार्टनर का जितना शेयर है वो इसमें मेंशन कर दिया जाता है, ताकि कल को पार्टनरशिप में जो भी आने वाला लाभ है और हानि है उनके परसेंटेज शेयरिंग के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। हर पार्टनर के पास अपने अपने सोर्स हैं। साझेदारी के एकल स्वामित्व को अगर हम तुलना देखें तो पार्टनरशिप में ज्यादा प्रॉफिट है। यहाँ अकेला मालिक है जिसको सब कुछ खुद ही करना है और उसके सोर्सेज भी कम है, वो अपना बिजनेस बढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि वो अकेला मैनेजमेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको पार्टनरशिप का बताऊं तो इसमें बहुत प्लस पॉइंट है। जैसे पार्टनरशिप में हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं, उनकी योग्यता, अलग अलग पार्टनर के पास योग्यताएं हैं। इसको मैं और अच्छे से आपको ऐसे समझा सकती हूँ। मान लीजिए एक अकाउंट में परफेक्ट है, एक मार्केटिंग में परफेक्ट है, एक सेल्स में परफेक्ट है, तो इस तरह से मेरी पार्टनरशिप में हर पार्टनर की योग्यता ऐड हो जाती है और हमारी पार्टनरशिप काफी सॉलिड और लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा इतने सारे पार्टनर होने के बाद उनके पास सोर्सेज
यहाँ पर अकेला इंसान था जिसके पास सोर्सेज थे या उसने बाहर से इकट्ठे किए। लेकिन पार्टनरशिप में तो इतने सारे पार्टनर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये एक से फॉर्मेशन शुरू हुई और ये 2 से लेके 10 बैंकिंग और फर्म बनाने के लिए हम 20 तक लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मेरे बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर की योग्यता के साथ साथ उनके सुझाव, बिजनेस के लिए आगे बढ़ाने के लिए डिस्कस, वो सारा इस साझेदारी में हेल्प होती है। इसके अलावा जितने मेरे साझेदार हैं उनके पास जितने सोर्सेज हैं, जितने स्रोत हैं बिजनेस के लिए, वो सारे काम आते हैं। तो एक तरह से एकल स्वामित्व की अपेक्षा मेरी पार्टनरशिप में हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप होता है मेरे बिजनेस को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का, अर्निंग करने का। इसके अलावा एकल स्वामित्व में जैसी उसकी अपनी पूंजी थी, वो लाभ और हानि को अकेले ही वहन करता था। लेकिन पार्टनरशिप में मेरे सारे पार्टनर हैं। अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हर पार्टनर की शेयरिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, बढ़ता है, उनके अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाता है। इसी तरह पार्टनरशिप में अगर मेरी साझेदारी में जोखिम होता है, मान लीजिए बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, कोई आपातकाल व्यवस्था हो गई, कोई बाढ़, हानि, किसी भी तरह से मौसम की व्यवस्था, कोई भी परेशानी हो जाती है और बिजनेस में जोखिम आ जाता है, रिस्क आ जाता है या हानि आ जाती है, तो साझेदारी में जितना भी जोखिम है वो बट जाता है। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस काफी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें पार्टनर्स मिलकर उस जोखिम को उठा लेते हैं। अब बच्चों देखिए, अगर एक इंसान ही अपना बिजनेस बना रहा है और जोखिम आ जाता है तो हो सकता है कि उसे बिजनेस बंद करना पड़े क्योंकि वो अकेले वह नहीं कर सकता। लेकिन अगर सारे साझेदार हैं जिन्होंने पार्टनरशिप बनाने के लिए पूरी तरह से अपनी योग्यता और अपनी मदद को जोड़कर इस बिजनेस को स्टैंड किया, उसी वक्त इन साझेदारों की समझदारी से जोखिम के वक्त साझेदारों को उनके शेयर और उसके अकॉर्डिंग जोखिम डिवाइड हो जाता है और सब मिलकर पार्टनरशिप को बना लेते हैं। इसके अलावा एक वर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। पार्टनरशिप में हम व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर भी ले जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इतने सारे साझेदार हैं, उनकी योग्यता है, उनके सोर्सेज हैं, तो साझेदार अलग अलग जगह से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, और वो कंफ्यूजन किस लिए नहीं होती? क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, एक पार्टनरशिप समझौता बना हुआ है। हर साझेदार को मालूम है कि उसने किस तरह से काम करना है, इसलिए साझेदारों की आपस में बहस या कंफ्यूजन का कोई भी टॉपिक नहीं होता और सारे साझेदार मिलकर इस बिजनेस को अच्छे से रन कर लेते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो अकेला स्वामित्व था। मान लीजिए कि उसको जितनी नॉलेज थी, ज्ञान था, वो सिर्फ उसका यूज करता था। लेकिन पार्टनरशिप में ज्यादा पार्टनर्स अपनी अपनी योग्यताओं के साथ साथ अपने अपने इंटरेस्ट के साथ जोखिम को उठाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और आखिर में मैं साझेदारी के बारे में एक बेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूं, निर्णय, उनका फैसला। मान लीजिए पार्टनरशिप में कई बार बिजनेस होता है, आप बहुत सारा माल खरीद रहे हैं, बहुत सारा माल बेच रहे हैं, तो एक अकेले की समझ से यहाँ काम नहीं चलता, बल्कि पार्टनर सारे मिलकर साझेदारी के अकॉर्डिंग बेटर निर्णय लेते हैं। क्योंकि हमारे सारे पार्टनर्स अलग अलग योग्यता रखते हैं, अलग अलग सोर्सेस के साथ और अलग अलग पार्टनरशिप के साथ इसको स्टैंड कर रहे हैं। इसलिए जब हमारी साझेदारी में कोई भी बिजनेस से कनेक्टेड निर्णय लेना होता है तो सभी साझेदारों की योग्यता, उनकी सूझबूझ और उनकी समझदारी यहाँ बहुत काम आती है। इसके अलावा एकल स्वामित्व में तो अकेला था वो, उसको निर्णय लेना है, गलत है सही है ये उसको बाद में पता लगेगा। लेकिन साझेदार इतने सारे हो जाने के बाद वो अपना निर्णय लेते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, जिनके कारण साझेदारी स्टैंड रहती है। एक बात और, पार्टनर्स डीड के अलावा उनको सारी जिम्मेदारियां पता होने के कारण वो पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से रन करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।